साझेदारी फर्म का विघटन यानी कि समापन। आज इसका शुरुआत है और इसके बारे में जो फंडामेंटल रूल्स है और फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन जानकारी जो है वो आप लोग लेंगे। एग्ज़ाम में कितना मार्क्स का पूछा जाएगा? ये 25 मार्क्स का यह एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा। इसलिए यह चैप्टर अपने आप में समझिए कि एटम बम है, ठीक है। क्योंकि 100 मार्क्स में अकेला जो है से 25% मार्क्स उठाने का पावर ये लेसन रखता है। इसलिए इस लेसन को बढ़िया से पढ़ना है और समझना है। देखिए इसमें वैसे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई सवाल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप समाप्त हो जाता है, बिजनेस जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। साझेदारी फर्म का विघटन, यहाँ ब्रैकेट में इसी लिख दिया हुआ है। विघटन का ये जो है व्यावसायिक शब्द है, व्यावसायिक जो भाषा है उसका शब्द है विघटन। इसका हिंदी क्लियर करके लिख दिया गया है समापन, यानी कि बिजनेस का समाप्ति हो जाना। और इसी को इंग्लिश में नाम दिया गया है, कॉमर्शियल लैंग्वेज में डिसोल्यूशन, ठीक है ना। डिसोल्यूशन नाम दिया गया है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन की परिभाषा पार्टनरशिप भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था? 1945 में बना था। 32 के धारा है, ये धारा है 39। अधिनियम आपका 1932 है, धारा जो है 39 है, सेक्शन 39 है। इसमें इसका परिभाषा दिया हुआ है कि साझेदारों के मध्य साझेदारी का टूटना ही जो है साझेदारी का समापन यानी विघटन कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद विघटन की विधियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पर हम लोग इसी को डिस्कस कर लेंगे कि विघटन किन किन विधियों से की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका पारस्परिक समझौते द्वारा बाय एग्रीमेंट। जो सब साझेदार चाहेगा कि अब साझेदारी को बंद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, क्या उस समय क्या होगा? विघटन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अनिवार्य समापन। जब अनिवार्य हो जाता है समापन करना, दो स्थिति इसमें आता है। पहला आता है साझेदार का दिवालिया होना, ठीक है। और उसके बाद आता है कि माने एक साझेदार को छोड़ के सब साझेदार दिवालिया हो जाए इसमें, या फिर सब साझेदार दिवालिया हो जाए, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है वो आता है इसमें कोई घटना घट जाए, जैसे कोई घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सब साझेदार उसमें डैमेज हो गया, या फिर उसमें से जैसे कि एक को छोड़कर अन्य सभी साझेदार जो है से कोमा में चले गए, अनेबल हो गए बिजनेस चलाने के लिए, घटना घट गया कोई ऐसा, या कोई पूरा बिजनेस से तबाह हो गया, आग लग गया, पूरा फैक्ट्री ख़त्म हो गया। ऐसी अवस्था में कोई घटना, अप्रिय घटना घट जाती है, उस समय अनिवार्य रूप से समापन करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है सूचना द्वारा विघटन, बाय नोटिस। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि खास करके कोई भी साझेदारी में निर्णय जब लिया जाता है तो सर्वसम्मति से निर्णय पास होता है, ठीक है। जैसे 5 साझेदार रहेंगे, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो क्या पांचों साझेदार की पूर्ण सहमति होगी, तभी वो डिसीजन आगे पास होके और काम होगा। एक भी साझेदार अगर नेगेटिव चला जाता है, बात पर अडिग नहीं रहता है, तो फिर वह डिसीजन पास नहीं होता है। मान लिया जाए कि जैसे कि इस कंडीशन में हम बात करते हैं कि ए, बी, सी और डी 4 साझेदार थे, ठीक है। और डी को ऐसा लगता है कि ए, बी, सी हमारे साथ धोखा कर रहा है, ठीक है, और बिजनेस को धोखा में चला रहा है, हमको इससे ज़्यादा हानि उठाना पड़ रहा है, ये लोग लाभ में मैंने जा रहा है, ये सबको लाभ हो रहा है, गुप्त रूप से लाभ हो रहा है।
ठीक है। ऐसा अगर डी को लगता है, वैसी स्थिति में अगर डी ए बी सी के साथ में सभी का अगर समझौता पूर्व में ये नहीं हुआ रहेगा कि कोई भी साझेदार सूचना देकर डिसोल्यूशन करा सकता है, एग्रीमेंट अगर नहीं बना हुआ है, तो समापन करने में बहुत परेशानी हो जाएगा। ठीक है। फिर डी को मजबूरन क्या करना होगा, आप बिजनेस छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बिजनेस छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये ऐसा ये लोग भी चाहते भी थे, मान लीजिए ये लोग चाह भी रहे थे कि डी चला जाए ताकि हम लोग को ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो, तो मजबूरन डी को चला जाना होगा। लेकिन अगर ए बी सी डी पहले ही अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि किसी भी समय नोटिस देकर, एक भी साझेदार अगर नोटिस दे देता है कि साझेदारी का विघटन कर दिया जाए, वैसी अवस्था में साझेदारी का विघटन अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट जो है उसका अवहेलना नहीं किया जा सकता है। एग्रीमेंट जो है ऑन पेपर बनेगा तो उसका पालन किया जाना कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा, उसका पालन करना ही पड़ेगा साझेदारों को, अन्यथा अनुबंध तोड़ने के कारण उन लोगों को उचित जो है सज़ा भी मिल सकता है। ठीक है। इसलिए इसमें नोटिस दे करके कराया जा सकता है डिसोल्यूशन। और चौथा नंबर है आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर ऑन हैपनिंग कंटिजेंसीज। आकस्मिक घटना इसमें आता है, पहला नंबर साझेदार का मृत्यु, दूसरा आता है दिवालिया हो जाना, साझेदारों का दिवालिया हो जाना, साझेदारों एक साझेदार या अन्य का मृत्यु हो जाना। उसके बाद समय का पूरा हो जाना, जैसे जितने समय के लिए साझेदारी को स्थापित किया गया था वो समय पूरा हो चुका। या फिर चौथा पॉइंट आता है इसमें कि कार्य पूरा हो जाना, समय पूरा हो जाना, कार्य पूरा हो जाना, दिवालिया हो जाना, मृत्यु हो जाना। ऐसी अवस्था में ये बोले जाता है कि आकस्मिक घटना होने के कारण जो है ये जो है डिसोल्यूशन कराया जा सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या आता है, कानूनी बाध्यता आता है क्या, जैसे ए बी सी डी साझेदार थे, ठीक है, अब उसमें डी का डेथ हो जाता है, ये जो डी जो था इसका डेथ हो जाता है, मर जाता है। ठीक है। तो बाकी के साझेदार जो हैं ए बी सी, अब इसमें से कोई भी अगर चाहेगा तो साझेदारी का विघटन करा सकता है। अब मान लेते हैं कि ए भी चाहता है कि नहीं चले और सी चाहता है कि नहीं चले, तो नोटिस दे करके कोर्ट में कि नहीं ये डी जो है मर गया और हम अब बिजनेस अब नहीं चला सकते हैं। सी केवल चाह लेगा कि बिजनेस समाप्त हो जाए, बंद हो जाए, तो बंद कराया जा सकता है। या डेथ हो जाता है तो दिवालिया हो जाता है। तो दिवालिया का अर्थ क्या होता है, कंगाल हो जाना, यानी सड़क पर आ जाना, रोड पर आ जाना। कोई व्यक्ति या संस्था या फर्म जब अपने समस्त ऋणों को चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है, उसके पास उतना संपत्ति ही नहीं रहता है, संपत्ति कुल संपत्ति से कुल देयता उसके पास ज़्यादा हो जाता है, तो वो दिवालिया कहा जाता है। ठीक है, इंसॉल्वेंट कहा जाता है, इंग्लिश में इंसॉल्वेंट कहते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद आता है न्यायालय द्वारा समाप्ति। देखिए न्यायालय द्वारा समाप्ति, तो आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि न्यायालय कहीं भी कब हस्तक्षेप करता है, जब कोई न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। ठीक है। ऐसे ही न्यायालय आपके दरवाजे पर तो नहीं आ जाएगा, उसका नोटिस कानूनी प्रक्रिया नहीं। जब आपके घर में चोरी होगा तो न्यायालय का आदमी पहुंच जाएगा? नहीं, पेपर में छपेगा तो भी नहीं पहुंचेगा। जब आप वहां पर मुकदमा करेंगे, मुकदमा दायर करेंगे, ठीक है, तब जा कर के वो सुनवाई होगा। तो इसमें पक्ष होना ज़रूरी है,
अर्थात ये हुआ न्यायालय की ज़रूरत तब पड़ेगी जब कोई साझेदार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए, और न्यायालय का दरवाज़ा सामान्यतः खटखटाता कौन है? जिसके साथ में अन्याय हो रहा होता है, जिसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई और उपाय नहीं है न्याय पाने के लिए, कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाता है। तो मान लिया जाए कि अब डी को ऐसा लगता है, इसमें एक हम बार बार डी को लेते हैं, कोई बात नहीं है, लास्ट साझेदार है इसीलिए। मान लीजिए डी को ऐसा लगता है कि उसके साथ में अन्याय हो रहा है, तो ये न्यायालय जाएगा। कब जा सकता है न्यायालय? मान लीजिए कोई साझेदार पागल हो चुका, अब इनमें से मान लीजिए ए पागल, चाहे बी पागल, चाहे सी पागल हो चुका। पागल खुद को पागल नहीं बोलता है, बिजनेस में आएगा तबाही मचाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यह जो है दुराचारी, कोई भी इसमें से दुराचारी हो जाए, माने दबंग हो जाए, मारपीट करने वाला हो जाए, वर्चस्व स्थापित उसका रहे, उसके डर से लोग काम करते हों, इसलिए दुराचारी हो जाए, या फिर क्या बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई अपराधी हो जाए, ठीक है, या फिर कोई भी साझेदार एग्रीमेंट भंग कर रहा हो, साझेदारी जो समझौता किया था उसको भंग कर रहा हो, ठीक है, तब जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो जा सकता है कोर्ट कि मुझे अनुबंध है वो भंग किया, ठीक है, एग्रीमेंट जो है वो भंग किया। और मान लीजिए व्यापार में एक और पॉइंट है, व्यापार में निरंतर हानि हो रही है, निरंतर हानि हो रही है। जैसे ये कंडीशन समझ लीजिए कि जनरली ज़्यादातर लोग खेत बटाईदार को देते हैं ना, आज ज़मीन वाला जो है से शहर चला गया, शहर में रहता है, अब बटाईदार जो है खेती किया था, मकई का खेती किया, आज जब मकई काटने का बारी आया तो चालाकी करके सारा मकई तोड़ के घरे ले गया, अब बाकी में आग लगा दिया और साबित कर दिया कि खेत में आग लग गया। हाँ, हर साल का वही स्थिति, कभी चोरी हो जाता है, कभी आग लग जाता है, कभी चूहा खा जाता है। और शहर का जो क्या नाम है कि जो ज़मींदार है जो शहर में रह रहा है, उसको तो समझ में अब आ गया कि मेरे साथ चल रहा है आदमी, यानी कंटिन्यू लॉसे में जा रहा है ना, अभी तो लॉसे ना दिखा रहा है। हो सकता है ऐसा, जैसे 4 पार्टनर है, डी को ऐसा लगता है कि ए बी सी अपना फ़ायदा उठा रहा है और लॉस साबित कर दे रहा है, इससे हमको भी अपना पूंजी का हानि हो रहा है। जब लॉस लगता है तो पूंजी लाना पड़ता है घर से, जैसे 25,000 रुपये अगर इसके माथा पर लॉस आएगा, 25,000 रुपया घर से लाके फिर से पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा लग जाए किसी साझेदार को कंटिन्यू हानि हो रहा है, लगभग 3 साल 4 साल से लगातार हानि हो रहा है, तो इस मैटर पर जा कर के वो ये सब नहीं चाह रहा है कि बिजनेस समाप्त हो, नहीं चाह रहा है, लेकिन ये चाह देगा कि हमको लॉस हो रहा है, प्रति वर्ष लॉस ही लॉस हो रहा है, इसलिए माननीय न्यायालय से हम प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब हुआ तरीका, कानून का जानकारी जो आप लोग समझ गए। आप लोग अकाउंटेंट बनेंगे कहीं पर, इतना जानकारी रहेगा तो उसका अकाउंटेंसी कर सकते हैं, या फिर कहीं बिजनेस करेंगे तो ये सब जानकारी रहेगा तो बिजनेस आप अच्छा से डील कर पाइएगा। कानून की जानकारी होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आता है, ठीक है, इस सब कारण से, किसी भी कारण से साझेदारी का समापन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, हम लोग का मुख्य जो उद्देश्य है वह क्या है? अकाउंटेंसी करना। इस जो विषय हम लोगों का है, लेखा बही तैयार करना, उसमें लिखना। उससे पहले जानेंगे कि जब समाप्ति होती है तब होता क्या क्या है,
समाप्ति हो गया, अब समाप्त हो गया बिजनेस, साझेदारी ख़त्म। अब क्या होगा? तो सबसे पहले अब क्या होगा कि जितने भी संपत्तियां बिकने योग्य हैं उनको बेचा जाएगा। वो चाहे साझेदार कोई खरीद ले तो, या कोई बाहर का आदमी खरीद ले तो, साझेदार की पत्नी खरीद ले तो, साझेदार का भतीजा खरीद ले, कोई दूसरा आदमी खरीद ले, नहीं, सारा संपत्ति को बेचा जाएगा। जा सकता नहीं है, जाएगा। ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि साझेदारी में ऑफिस में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, अब 4 साझेदार हैं, तो कंप्यूटर को कैसे बांटेंगे? वो संभव नहीं ना है कि उसको तौल लेंगे, 10 किलो हुआ, तोड़ फोड़ के 2.5 किलो बांट लेंगे, उस सबको बेचना पड़ेगा। तो किसी के लिए कामयाबी नहीं रहेगा। इसलिए सबको क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो बेचने का जो काम होता है उसका एक मूल्य फिक्स किया जाता है कि इतना मूल्य में हम इसको बेचेंगे। जैसे 12,000 में बेचेंगे, तो 12,000 में मान लीजिए कोई साझेदार तैयार हो गया कि हम ले लेंगे, उसकी पत्नी ले रही है, ठीक है ले लो, किसी को तो बेचना ही है मुझे, तो उसको बेचेंगे। बेचने से जो धनराशि आएगी तो उससे, उस धनराशि से सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा वो बता रहे हैं। सबसे पहले पेमेंट होगा बाह्य लेनदारों को, यानी एक्सटर्नल क्रेडिटर्स एंड लायबिलिटीज़ का पेमेंट होगा। जैसे बैंक से ऋण लिया गया था, लेनदार था महाजन, उसको पेमेंट होगा। इसको बोला जाता है बाहरी लेनदार। ठीक है। और बाहरी लेनदार को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वो तो बोला ही जाता है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी बोला जाता है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो सवाल आता है, यहीं पर समझना है कि थर्ड पार्टी जब है तो फिर सेकेंड पार्टी कौन था? ठीक है ना, सेकेंड पार्टी कौन था, फर्स्ट पार्टी कौन था, ये दिमाग में सवाल उठता है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी जो होता है वो खुद फर्म होता है, फर्म यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पार्टी जो हुआ वो स्वयं फर्म हुआ। ठीक है। सेकेंड पार्टी जो हुआ पार्टनर्स होते हैं, जिसको ऑनर भी कहते हैं। ऑनर है, मालिक हैं। अब ऑनर के रूप में कोई भी रहे, एगो साझेदार रहे, चाहे एगो साझेदार तो नहीं हो सकता है, स्वयं एक मालिक हो, या साझेदारी में 2 मालिक हो, 3 मालिक हो, जितने भी मालिक हों, ये सब ऑनर होंगे। ऑनर्स को क्या कहा जाएगा? सेकेंड पार्टी कहा जाएगा। और ऑनर्स को छोड़ करके बाहर के जितने लोग होंगे उनको थर्ड पार्टी कहा जाता है। ये समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है, और इसका अकाउंटिंग में बहुत ज़रूरी पड़ेगा आपको। तो इसलिए जब धनराशि जब आया संपत्ति बिक करके, तो सबसे पहले पेमेंट होगा बाहर के थर्ड पार्टी लेनदारों को। ठीक। उसके बाद तब पेमेंट होगा साझेदार, अगर कोई ऋण दिया होगा उसको, अगर संस्था को, पार्टनरशिप फर्म को कोई साझेदार ऋण दिया होगा, लोन दिया होगा, उसको पेमेंट होगा। उसके बाद अगर धनराशि बचेगी तब साझेदारों का पूंजी वापस किया जाएगा। पूंजी जो कैपिटल दिया रहता है ना, साझेदार सबका पूंजी रहता है ना, वो सब वापस किया जाएगा। ठीक। उसके बाद अगर धनराशि रह जाती है तो फिर लाभ हानि विभाजन अनुपात में लोग आपस में बांट लेंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ तब का, जबकि जो धनराशि है ज़्यादा आया था। ठीक है। और मान लीजिए कि धनराशि अगर पूंजी को वापस करने के लिए कम पड़ जाता है, ठीक है, तो वैसी अवस्था में डेफिशिएंसी को 2 तरीका है इसका। एक तो ये है कि पूंजी का अनुपात निकालेंगे, उसमें बांट देंगे।
ठीक है, पूंजी का अनुपात निकालेंगे, उसको धनराशि को बांट देंगे। जैसे सपोज मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ए को वापस करना है 30,000, बी को वापस करना है 10,000, ठीक है, और सी को वापस करना है 50,000, और पैसा कुल मिला कितना हो गया 80 एक 90,000 हुआ, ठीक है। तो पैसा कम ही है, 60,000 है, ठीक है। तो अब पूंजी के अनुपात में इस पैसा को बांट सकते हैं, पूंजी अनुपात निकाल के इसको बांट लें, है ना, यही चीज़ है। और ध्यान दीजिए, अब बात आता है कि अब अकाउंटिंग करने की बारी है। तब समझ गया क्या क्या काम हुआ है, वो तो समझ गए। अकाउंटिंग करने में सबसे पहले आपको करना होगा जर्नल एंट्री। प्रोसेसिंग अकाउंटिंग में सबसे पहले जर्नल एंट्री होता है, जर्नल एंट्री करना होगा, ठीक है। फर्स्ट काम हो गया जर्नल एंट्रीज, ठीक है। दूसरा है बनाएंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तीसरा नंबर जो है वो बनाएंगे हम पार्टनर्स लोन अकाउंट। कोई अगर पार्टनर लोन दिया होगा तो, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के बाद में उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तब बनाएंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। वो तो आपको बैलेंस शीट में शो किया रहेगा, कैश अकाउंट दिया है तो कैश अकाउंट, बैंक दिया है तो बैंक किया, दोनों दिया है तो दोनों ही अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। यह 5 काम किया जाता है, ठीक है। अब सवाल आता है, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि जर्नल एंट्री करिए, केवल जर्नल एंट्री करिए, तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, ये सब नहीं करना होगा। कहेगा कि जर्नल एंट्री नहीं, डायरेक्ट रिलेशन बनाइए, पार्टनर लोन बनाइए, ये सब बनाइए। तो अब पार्टनर लोन का जो बात है ये रहेगा क्वेश्चन में, तभी तो पार्टनर को लोन दिया रहेगा तभी तो, ठीक है। अगर लोन नहीं दिया रहेगा तो सीधे पार्टनर कैपिटल बनेगा, कैश बैंक बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जानकारी आपको लेना है, लीव का दूध तेरी वाला है कि तू जैसे ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या उद्देश्य होता है, ये समझेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है इसको हिंदी में कहते हैं वसूली खाता। वसूली खाता, वसूली का अर्थ क्या होता है? वसूलना, पैसा प्राप्त करना, वसूली खाता। अपने दिमाग में यह कंसेप्शन करिएगा आप लोग, यह इमेजिनेशन करिए कि इस रियलाइजेशन अकाउंट के जस्ट ऊपर में एक बैलेंस शीट है, जस्ट ऊपर बैलेंस शीट है,
और अगर दिक्कत ज़्यादा हो रहा है तो हम बना ही देते हैं इसको, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बैलेंस शीट दिया हुआ, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपको पता है कि इस साइड में क्या लिखा रहता है, लायबिलिटीज लिखा रहता है। इसमें अमाउंट रहता है, एसेट रहता है, अमाउंट रहता है। चलिए, बैलेंस शीट है ऊपर। ऐसे दिमाग में कल्पना भी कर सकते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए। तो ऐसे इसमें लायबिलिटी सब जो होता है, जो पेबल लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो पेबल लायबिलिटीज सब जो है, जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी सब है, सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, इधर का इधर आ जाएगा ट्रांसफ़र होकर, ठीक है ना। जैसे क्रेडिटर है, बैंक लोन है, उसके बाद में किसी का भी लोन है, साझेदार की पत्नी का लोन है, वो भी ट्रांसफ़र इसमें हो सकता है, कर दीजिए। एसेट जो है रिलाइजेबल, बिकने योग्य संपत्ति जो होगा, जो बिक सकता है, उसको इधर हम लोग कर लेंगे। इसमें गुडविल भी आता है, गुडविल भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इधर क्या क्या छोड़ देंगे, तो कैश छोड़ देंगे, ठीक है। उसका फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है बनावटी संपत्ति, बनावटी है, खाली रियल में है नहीं, बनावटी। जैसे पीएल अकाउंट है, प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो इधर रहेगा, जो डेट बैलेंस रहता है, हानि वगैरह रहता है, तो वो बनावटी संपत्ति है। वो रियल संपत्ति, संपत्ति का मतलब वो होता है, जिस परिभाषा क्या है संपत्ति का, जिससे भविष्य में लाभ हो और जिसको कैश में, मुद्रा में बदल दिया जा सकता हो, जिससे धन की प्राप्ति हो सके, उसको संपत्ति कहा जाता है, ठीक है। तो वैसा गुण अगर कोई रखता है तो वो संपत्ति है और उसको हम लोग ट्रांसफ़र इसमें कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफ़र करना। देख लीजिएगा कि ये क्रॉस ट्रांसफ़र होता है, इधर का इधर, इधर का इधर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, क्रॉस ट्रांसफ़र होता है। और कुछ ऐसे प्रोविज़न रिजर्व्स होते हैं जो किसी संपत्ति के अगेंस्ट में बनाए जाते हैं, उनको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे रिजर्व और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, रिजर्व एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ईपीएफ जो है उसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, वो भी जो है इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। जनरली हम लोग जानते हैं ना कि रिजर्व या प्रोविज़न जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक जनरल होता है, एक स्पेशल होता है। तो जनरल रिजर्व जो होता है या प्रोविज़न, उसको ट्रांसफ़र नहीं करिएगा, वो तो पार्टनर का खाता बनेगा जिसमें उसको बांट के वहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे होगा आपका जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को क्या किया जाता है, आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में, कि उसको बांटेंगे, डायरेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन कोई स्पेशल रिजर्व